बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज लेक्चर नंबर 21 है इसका, जिसमें एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में सेक्शन 18.1 और 18.2 हमने कवर किए थे। चैप्टर 18 के जो एंटी डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के, जिनमें मेन टॉपिक्स एंटी डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन थे, और फिर हमने एग्जांपल्स भी बहुत सारी की। तो एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, पहले हमने ये डिफाइन किया, दिस इज़ द रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव। अगर एफ प्राइम एफ का डेरिवेटिव है तो एफ एफ प्राइम का एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। इसी तरह हमने जो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स था उसको इंटीग्रेशन कहा, और इसी एस्पेक्ट में हमने एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल भी कहा, इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता है, और उसके लिए फिर हमने डायरेक्ट कुछ रूल्स पढ़े, जिसमें पावर रूल था, सम और डिफरेंस रूल्स थे, कांस्टेंट मल्टीपल रूल था, कांस्टेंट रूल था। तो ये 4 रूल्स के तहत हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज में से प्रॉब्लम्स हल किए थे, जिसमें इंटीग्रेशन की काफ़ी सारी हमारी प्रैक्टिस हो गई थी। अब इसी को जारी रखेंगे इंटीग्रेशन को आज भी। So today we will go over sections 18.3 and 18.5. 18.3 is about additional rules of integration, and we will do it with examples as well. And 18.5 is application of differential equation, which is applications of integration, which is differentiation. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम एडिशनल कुछ और रूल्स, वही जो रूल्स हम पढ़ रहे थे उन्हीं को जारी रखेंगे। रूल्स 5, 6, 7, 8 आगे भी जाके देखेंगे, और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हर रूल के साथ हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एक्सटेंसिव एग्जांपल्स, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे। वो भी बेसिकली इंटीग्रेशन ही है, ठीक है, इसीलिए वो इस चैप्टर में है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले हमने रूल 1, 2, 3, 4 कहे थे पिछले सेक्शंस में, उसी को जारी रखते हुए हम रूल 5 कह लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने पावर रूल में एक एक्सेप्शन पढ़ी थी। हमने कहा था कि वो जो पावर रूल था, ठीक है, अगर आप उसको रिकॉल करें, ठीक है, अगर आप रिकॉल करें तो वो जो पावर रूल हमने पढ़ा था एक्स एन डी एक्स, एक्स एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 जो था, हमने कहा था कि ये वैलिड है इफ़ एन इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसके लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ एन इज इक्वल टू -1, कि अब अगर n -1 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या मसला हो जाएगा हमें, ठीक है। तो ये वो एक्सेप्शन देख लें, x को मैंने n को -1 ले लिया। तो इस रूल को इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि अगर n -1 हो तो ये 1 ओवर x है dx। और आपको याद होगा कि 1 ओवर x के लिए तो हमारे पास एक फंक्शन था नेचुरल लॉग ऑफ x, ln ऑफ x, जिसका डेरिवेटिव 1 ओवर x होता था। तो ये फिर पावर रूल में नहीं जाता, इसमें x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 नहीं करते, बल्कि 1 ओवर x का अपना एक एंटी डेरिवेटिव है जो कि नेचुरल लॉग ऑफ x है। क्योंकि याद करें आप कि नेचुरल लॉग ऑफ x का जो डेरिवेटिव था वो 1 ओवर x था, ठीक है। इसलिए अगर हम 1 ओवर x का इंटीग्रल लेंगे तो वो नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा। तो पहले ये वो एक्सेप्शन थी n नॉट इक्वल टू -1 वाली, जो हमने फुलफिल कर दी, ठीक है। तो अब जब भी x की पावर -1 हो या 1 ओवर x लिखा हो, उसका इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे हमारे पास के एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये भी अगर आप रिकॉल करें, तो ex का जो डेरिवेटिव था वो ex ही था, इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव भी ex ही रहेगा। देखें, ex का एंटी डेरिवेटिव ex वापस आ जाता है, और हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक ये रूल आ गया। फिर उसके बाद एक रूल है आपके पास, इसको जनरल पावर रूल भी कह देते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट्स कॉल्ड जनरल पावर रूल, कि है ये पावर रूल ही है कि ये पावर को ही टैकल कर रहा है, लेकिन इसमें पावर x की नहीं है बल्कि किसी फंक्शन की है। देखें, जब आपके पास xn था तो हमने n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 कर दिया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, जनरल पावर रूल इसको क्यों कहा जाता है, कि अगर आप रिकॉल करें, देखें, जब x की पावर थी कि इंटीग्रल जब xn था तो हमने कहा कि ये xn प्लस 1 ओवर n प्लस 1 है, ठीक है, इस तरह, और कांस्टेंट भी आता है। अब मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि व्हाट इफ x की जगह पे कुछ और आ जाए, x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए, फिर क्या करें। तो अगर आपके पास फंक्शन ऑफ x है और उसकी कोई पावर है n, ठीक है, dx, तो क्या अब भी हम ये काम कर सकते हैं कि उसकी एक पावर बढ़ाई जाए, ठीक है, और उसी से डिवाइड कर दिया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या इस तरह का काम कर सकते हैं हम, क्या ये इसके इक्वल होता है कि नहीं। इसका आंसर यस है पार्शली,
कंडीशन के तौर पे कि हाँ कर सकते हैं अगर ये जो एफ एक्स है ना, अंदर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो बाहर, पावर के बाहर, यानी कि डी एक्स के साथ अकेला डी एक्स नहीं होना चाहिए बल्कि एफ एक्स का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। अगर ऐसी बात हो तो फिर हम पावर ऐड भी कर सकते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये वो कंडीशन दी हुई है कि एफ एक्स अगर एफ प्राइम एफ एक्स अगर है डी एक्स के साथ तो फिर हम उसकी पावर एक ऐड भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ऐसा ही था, ये जो अंदर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 तो शामिल है ना, 1 डी एक्स इज डी एक्स, तो उसका डेरिवेटिव मौजूद था, हमने उस वक्त मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो ये एक जनरल पावर रूल भी क्या देते हैं कि एक्स की जगह पे कोई फंक्शन है एफ एक्स तो फिर उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब, ठीक है, किस तरह से इन रूल्स को आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो लिखी इसी जनरल पावर रूल की। दो रूल्स तो बहुत आसान ही थे ना, 1/x का log x आ गया, ई एक्स का ई एक्स आ गया, तो उसका तो कुछ भी नहीं करना हमने। तो एग्जांपल देखते हैं ये जनरल पावर रूल की कि एक दिया है 5x - 3 to the power 3 dx। अब देखें अगर इतना सा क्वेश्चन होना तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। अगर मैं पिछले सेक्शन वाले रूल्स यूज करूं जो अभी तक हमने पढ़ा था, तो देखिए 5x - 3 का क्यूब है, मुझे नहीं पता इसका क्या करना है। एक तरीका तो यह है कि इसको एक्सपैंड कर दें, एक तो यह है कि 5x - 3 को एक्सपैंड करें, तो इसका मतलब है फर्स्ट का क्यूब 5x का क्यूब आएगा, फिर -3 5x² टाइम्स 3, फिर -3 5x एज इट इज़, और 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। तो देखिए ये काफ़ी लंबा काम है, आप एक्सपेंड करेंगे 5-6 टर्म्स आएंगी और फिर उनको इंटीग्रेट कर दें, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये x की पावर क्यूब है, इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा, ये x² है, इसका भी आ जाएगा, x का भी और कांस्टेंट का भी। तो इनको एक्सपेंड करना पड़ता है। हाँ, अगर इसकी पावर और मजीद बड़ी कर दूँ, 4-5 कर दूँ, तो देखिए काफ़ी लंबा काम हो जाता है, आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं इसको 5 की पावर को एक्सपेंड करूँ और फिर इंटीग्रेट करूँ। तो इस तरह के सिचुएशंस में हमें वो रूल बहुत काम आ जाता है। अब देखिए मैं एक्सपेंड नहीं करना चाहता और 5x - 3 का डेरिवेटिव देखना चाहता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 5, इसका डेरिवेटिव 5 है ना, वो मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर 5 यहाँ पे मौजूद होता फिर तो मसला ही नहीं था, हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर देते। तो अगर लेट्स से 5 है फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 5 ना भी हो तो देखिए 5 कांस्टेंट है, मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, ऐसा ही है ना। आप एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आंसर तो 1 है, तो 1 की खैर है। अब ये जो 5 है ना, ये 1/5 इसको बाहर ले जाएं, क्योंकि ये वाला 5 मुझे अंदर चाहिए, तो आप 1/5 बाहर ले जाएं, 5x - 3 क्यूब, और इसको 5dx को अंदर ही रखें। अब क्योंकि ये एक फंक्शन था मेरा fx, तो देखिए ये जो है ये है f प्राइम ऑफ x, तो ये इसी तरह की सिचुएशन बनी ना कि fx का क्यूब है मेरे पास और फिर f प्राइम x dx के साथ मौजूद है, तो इसका मतलब है मैं फंक्शन की पावर 4 ले सकता हूँ और डिवाइडेड बाई 4 कर लूँ, यही है ना रूल। तो आप देखें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद था, ये 1/5 बाहर ही रहेगा, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर ही मौजूद था, तो मैं इस पूरे फंक्शन की पावर इंक्रीज करके 4 कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस c मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल पावर रूल है। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 20 आ गया, या 5x - 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस c। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक चीज़ आ गई। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर रूल। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर - 6 पावर 1/2 और आगे आ रहा 4dx, ये है क्वेश्चन। अब देखिए ये फंक्शन के अंदर जो है ये फंक्शन है आपका, ठीक है, हियर आपका fx जो है पावर के अंदर वाला जो fx है वो 2x² - 6 है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये बनता है 4x। ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ 4 है, आप क्या करें, इधर तो 4x होना चाहिए था, ये सिर्फ 4 है, इसका मतलब आप इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4x होता तो फिर ठीक था, इधर 4 है, ये 4x से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि कैंट अप्लाई द रूल। ठीक है, हम वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो कुछ और ही करना पड़ेगा, और वो अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो रूल्स अभी तक पढ़े हैं तो उसके हिसाब से ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन ये होता, इफ वी हैव
हम x को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये ना करें कि आप इधर आप कहें जी कि ये 4x आ गया है तो ये 4 है तो आप x से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें x से। अब मसला ये होगा कि ये तो 4x बन गया, लेकिन ये जो 1/x है ये बाहर नहीं लेके जा सकते आप, ठीक है, यानी ये x आप बाहर नहीं लेके जा सकते, ये काम नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों कि ये वेरिएबल है, 1/x इज अ वेरिएबल, वेरिएबल को उठा के इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता। कांस्टेंट आप एडजस्ट कर सकते हैं, वेरिएबल को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम रूल अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसकी जगह ये हो 2x² - 6 पावर 1/2 और 4x dx हो, ये मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया है, ये आपने नहीं बदलना। ये ना हो कि आपको वो क्वेश्चन दिया हो तो आप कहें जी कि हमारे पास ये होना चाहिए था 4x, लिहाजा मैं 4x के साथ कर रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन गिवन है, अगर तो x नहीं है लिखा हो तो आप क्या देंगे, ये रूल नहीं अप्लाई हो सकता, ये आपका क्वेश्चन गलत है। और अगर 4x गिवन है तो फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब हम क्योंकि इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है वो 4x है, ठीक है। इफ दिस इज f देन दिस इज f प्राइम, तो इसका मतलब है हम इसको रूल अप्लाई कर सकते हैं कि अपना जो x था हमारा उसकी पावर एक ऐड करें और उसी से डिवाइड करें +c। तो यहाँ पे देखिए हम रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 की जगह अगर 4x गिवन है तो रूल अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप खुद ना करें, ये हमने कहा कि अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता फिर हम कर लेते। आप खुद से आपने नहीं किसी भी प्रॉब्लम को चेंज करना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम, उसमें चेंजिंग वाली बात नहीं है। इसमें हमने x खुद से इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कांस्टेंट मिसिंग है, आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, डिवाइड वाला कांस्टेंट बाहर ले जाए, कांस्टेंट तो बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल मिसिंग है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखें बुक की एग्जाम्पल है x² - 2x पावर 5 और उसके साथ है x - 1 dx। अब देखिए आपके पास ये f है, लेट्स से इसको मैं fx कह देता हूँ। तो fx अगर ये है तो f प्राइम क्या आएगा, साइड पे कर लेते हैं हम। fx ये है x² - 2x, तो f प्राइम x क्या आएगा 2x - 2। हमारे पास सिर्फ x - 1 है, अब इसका क्या करें, तो ये देखें लिखा जा सकता है 2 टाइम्स x - 1, इसका मतलब है सिर्फ 2 ही मिसिंग है यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो हम कहेंगे ठीक है जी, एक हाफ बाहर रखें, बाकी आप सब कुछ उसी तरह लिखें, पावर 5, और इसको लिख दें 2x - 1 dx, क्योंकि ये कांस्टेंट था ना, 2 कांस्टेंट था तो 2 और 2 को बैलेंस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाहर कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है, लिहाजा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट एडजस्ट कर लिया हमने। अब उस पर रूल लगा दें, ये आपके पास fx है, fx की पावर 5, और ये आपके पास f प्राइम x है। तो f प्राइम x अगर dx के साथ गिवन हो तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा fx गिवन है उसकी पावर एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे और +c। तो जनरल पावर रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के पहले हमने ये एडजस्ट किया, क्योंकि ये कांस्टेंट का एक मसला था, तो कांस्टेंट एडजस्ट हो जाते हैं। तो 6 2s are 12, तो आपके पास आया x² - 2x पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स 2 is 12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से रूल अप्लाई करना है जो जनरल पावर रूल कहलाता है आपका। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कोई एग्जांपल तो यहाँ पे देख लें, एक एग्जांपल और है। तो आपने फंक्शन उसको कहना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद है, वो पावर से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। ये दिया हुआ। अब देखिए पावर के अंदर ये फंक्शन है आपके पास, ये fx है, अगर ये fx है तो आप इसका डेरिवेटिव लेना, f प्राइम x क्या आएगा 4x³ - 2x, 4x³ - 4x। आप इधर से x कॉमन लें तो ये बनता है 4x² - 4। तो ये वाली वो चीज़ है जो इधर गिवन है, ठीक है। तो ये फिर वही कंडीशन बन गई कि x4 - 2x² पावर 4 है, और इसमें एक x मिसिंग था तो हमने एक x मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये डेरिवेटिव बन गया, ठीक है, पूरा डेरिवेटिव बन गया dx। लेकिन अब ये जो x मिसिंग था इसको करने के लिए आपको बाहर डिवाइड करना पड़ेगा 1/x, और ये वही चीज़ है जो हम नहीं कर सकते, कैन नॉट डू दैट, ठीक है। क्यों, ठीक है, कि वेरिएबल अगर आपने अंदर x मल्टीप्लाई किया तो ये
1/x भी अंदर ही होना चाहिए था ना, ठीक है। तो ये 1/x और x दोनों अंदर होने चाहिए थे। ये जो 1/x हमने बाहर निकाला ना, ये हम काम नहीं कर सकते क्योंकि 1/x इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल्स कैन नॉट बी एडजस्टेड लाइक दिस, ठीक है। इस तरह हम वेरिएबल्स को एडजस्ट नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना। हमने एक एग्जांपल पहले भी देखी जिसमें वेरिएबल एडजस्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे भी नहीं किया जा सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा हम अप्लाई नहीं कर सकते रूल, तो नॉट पॉसिबल, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने का फिर क्या तरीका है? इसमें अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको इंटीग्रेट अभी भी किया जा सकता है, एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप ये करें कि इंटीग्रैंड को इसको एक्सपेंड करें, ये जो पूरी चीज़ है इसकी पावर 4 लें, फिर मल्टीप्लाई करें 4x² - 4 के साथ, एक बहुत बड़ा आपको पोलिनोमियल मिल जाएगा और फिर उसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो एक ये तरीका है हमारे पास स्टिल, लेकिन अगर आपने जनरल पावर रूल यूज करना है तो वो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो कैंट यूज दैट जनरल पावर रूल। और आप अगर रूल यूज करने का मतलब, रूल ना यूज कर सकने का मतलब ये नहीं है कि हम इस इंटीग्रेशन को ही नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन के लिए कोई और भी काम हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें हमने एक्सपेंड कर सकते हैं पावर 4 को, ये एक पोलिनोमियल बन जाएगा 5 टर्म्स के साथ, फिर अंदर आप 4x² - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टर्म्स आ जाएंगी आपके पास पोलिनोमियल की, उनको आप फिर उनमें से जो सिमिलर हैं टर्म्स उनको इकट्ठा करें, एक पोलिनोमियल बना दें और फिर इंटीग्रेट कर दें। किया जा सकता है लेकिन काम बहुत लंबा हो जाएगा। जो एग्जांपल मैंने पहले यहाँ पे दी थी, इधर तो हम एक्सपेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि देखिए ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, इसमें एक्सपेंड भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे तो हम हैंड्स अप कर लेंगे कि जी हमसे तो ये क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया भी नहीं जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको इंटीग्रेट करें तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही इंटीग्रल दिया जाएगा जो हो सके, ठीक है, अनलेस कि हम कोई और रूल डेवलप कर लें। इसके बाद हमारे पास एक और रूल है, रूल 8। देखें ये उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। दिस इज, मैं पहले आपको वो रूल दिखा देता हूँ, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ, देखें जैसे मैंने जनरल पावर रूल को एक्सटेंशन ऑफ पावर रूल कहा था ना, एक्सटेंशन ऑफ EX dx, ये क्या था? ये था EX + C, ठीक है। कि जब आपके पास EX है तो इसका इंटीग्रल EX आ जाता है। अब हमें क्या हुआ कि x की जगह पे फंक्शन आ गया, ये e के ऊपर कोई और फंक्शन है, x नहीं है, तो फिर क्या हम इसको e⁻⁴ लिख सकते हैं? क्वेश्चन ये है ना, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? जैसे पावर रूल में मैंने आपको कहा था कि क्या आंसर ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ, अगर ये जो पावर का डेरिवेटिव मौजूद है तो। अगर पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का जो पावर है उसका डेरिवेटिव मौजूद है dx के साथ या उससे पहले कहीं पे भी, तो फिर हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा अगर इफ दिस इज गिवन, इफ दिस f'(x) इज प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट है आपके इंटीग्रैंड में तो फिर तो इसका आंसर यस हो गया, अगर नहीं है तो फिर नो है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने उस रूल को जनरली लिख दिया कि e⁻⁴ है और फिर f' भी गिवन है। अब f' यहाँ पे हो या dx के साथ हो, इट डजंट मैटर। इसको अगर ऐसे भी लिखा जाए ना कि e⁻⁴ पहले लिखा गया हो और फिर आप कहें जी कि f' dx मौजूद है, तो विच इज़ आल्सो इक्वल टू द सेम थिंग, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो ओके, दिस इज़ आल्सो ओके, ठीक है जी। ये भी ओके है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये यहाँ लिख दिया जाए या बाद में लिख दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 2 × 3, 3 × 2 इज द सेम थिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल पावर रूल आ गया, उस जनरल एक्सपोनेंशियल रूल आ गया कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया हमने, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए जितनी एग्जांपल्स, जितने प्रॉब्लम्स आप करेंगे ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है 2x e⁻⁴ dx। तो देखिए है ना मौजूद, अगर आपने साइड पे करके देखना है तो हेयर f(x) इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल विच इज x², ये f(x) है आपका, ठीक है। अब f'(x) किधर है? 2x है, तो ये मौजूद है इधर, ये f' मौजूद है। तो एज लॉन्ग एज ये अंदर ही है उसका डेरिवेटिव, तो यही जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना वही आंसर आ जाता है +c। तो डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे हम, गायब हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। राइट पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल आएगा ऑफ x²। अब ये इस तरह भी अगर लिखा होता ना e⁻⁴
एक्स स्क्वायर और फिर 2x dx लिखा होता तब भी हम इसको इस तरह लिख देते, फिर भी यही आंसर बनना था हमारा। ठीक है, दिस इज आल्सो ओके कि 2x आपका अगर dx के साथ लिखा है या पहले लिखा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एज लॉन्ग एज ये आपका fx है और ये उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर ई टू द 3x क्यूब, ये दिया हुआ। अब देखिए ये हमारा fx है ना, e की टू द पावर ये fx है, तो अगर fx का डेरिवेटिव लिया जाए तो क्या बनेगा, इस fx का डेरिवेटिव लिया जाए तो क्या बनेगा 9x स्क्वायर, जबकि हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर है तो इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट ही एडजस्ट करना ना, ये 9 मिसिंग है, दिस इज मिसिंग। ठीक है, ये मिसिंग है इन योर इंटीग्रैंड, इन द इंटीग्रैंड जिसको हमने इंटीग्रेट करना है उसमें ये मिसिंग है, तो कोई मसला नहीं है, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम फिक्स कर सेटल कर सकते हैं, 1/9 बाहर रखें, 9x स्क्वायर अंदर रखें, अब e टू द 3x क्यूब dx है तो कोई मसला नहीं। अब ये आपका फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, 1/9 तो बाहर है, इसमें ये सिर्फ ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका आंसर e टू द 3x क्यूब आ गया प्लस कांस्टेंट। हम डायरेक्ट नहीं यहाँ से यहाँ लिख सकते थे, डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट दिस फर्स्ट, इसको एडजस्ट करेंगे, ये एडजस्टमेंट है हमारी। ठीक है, ये और ये जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम ये रूल नहीं फॉलो कर सकते, तो लिहाजा डायरेक्ट इधर आए तो ये 1/9 गायब हो जाएगा ना, डायरेक्ट अगर आए तो हम सिर्फ ये लिख देंगे, 1/9 नहीं आएगा, जबकि आप चेक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको चेक कर लें आप, बेशक काफ़ी देर हुई है हमने चेक नहीं किया, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था। 1/9 e टू द 3x क्यूब है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। ठीक है, लेना डेरिवेटिव, 1/9 कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है और आगे ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 3x स्क्वायर। ठीक है, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है, यही था ना डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखें ये है 1/9 e टू द 3x क्यूब और ये 9x स्क्वायर है, तो इसको भी 9x स्क्वायर को पहले लिख लें, 9 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आया x स्क्वायर 3x क्यूब। तो देखें क्या ये वही फंक्शन है कि नहीं, ये वाला x स्क्वायर e टू द 3x क्यूब, ये वही है, ये देख x स्क्वायर e टू द 3x क्यूब। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर करेक्ट है ना, कि हमने इसका डेरिवेटिव लेके भी देख लिया, वही इंटीग्रैंड आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये एग्जांपल्स करने का मकसद यही होता है कि आपने जो रूल पढ़ा है, जो फार्मूला पढ़ा है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो ये आप भी 2-3 प्रॉब्लम खुद से करेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स आसान हो जाएंगे और रूल्स याद भी हो जाएंगे। आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा यार मैंने याद कैसे करना। ठीक है, रूल्स याद भी हो जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप कैलकुलस में प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलस में प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है, लिहाजा आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप सॉल्व करें ताकि ये जो रूल्स हैं वो फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया। व्हाट इज आवर नेक्स्ट रूल? अब ये जो है ना, ये एक्सटेंशन है लॉग वाले फंक्शन की। देखें, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ, मैं बाद में ये समझाता हूँ आपको, पहले मैं एक्सटेंशन कर लूँ आपको। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ, वो जो हमने नहीं पढ़ा, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, वो क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब देखिए जब x डिनोमिनेटर में है तो वो लॉग में चला जाता है, यही हुआ ना, लॉग में चला जाता है ये। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं 1/x स्क्वायर लिख दूं dx, ठीक है, तो ये है आपका log ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c ना, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नीचे हो तो हम ये कर सकते हैं, नो। आपको याद रिकॉल करें कि इसको हम ऐसे लिखते थे कि x को ऊपर ले जाते थे, ये -2 होता था और इस पे पावर रूल लगता था, -2 + 1 और -2 + 1। तो ये आंसर है इसका, -1/x इसका आंसर है, log ऑफ x स्क्वायर नहीं है, ये तो फिर गलत हो गया। ठीक है, तो ये याद रखने आपने कि नीचे अगर x की जगह कुछ और आ जाता है तो फिर आप उसको log ऑफ fx नहीं करते। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि ठीक है, अगर वो नीचे x की जगह कोई फंक्शन आ गया fx dx, ठीक है, तो अब क्या हम इसको नेचुरल log ऑफ fx लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन है हमारा, प्लस c। तो अब अगेन ये काम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं अगर
आपके पास डेरिवेटिव मौजूद है, ये जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी कंडीशन है कि ये फुलफिल होनी चाहिए। तो अब देख लें, यहाँ पे लिखें या 1 की जगह लिख दें, एक ही बात है ना, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स लिख दें या 1 ओवर एफ टाइम्स एफ प्राइम लिख दें, इट्स द सेम थिंग। तो फिर हम नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो लिहाजा ये लॉग एक्स वाले फार्मूले की एक्सटेंशन है। इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 6x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 10 dx, ठीक है जी। इसमें आप देखें हमारा एफ एक्स क्या है जो डिनोमिनेटर में है, याद रखें ये लॉग वाला फार्मूला, तो हेयर एफ एक्स इज इन द डिनोमिनेटर, एफ एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 10। डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव इसका है 6x और 6x इसका न्यूमरेटर में, लिहाजा ये फॉर्म बन गई ना। ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म बनी, ये बनी 1 ओवर एफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स, या आप ये लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स डी एक्स, और इसका आंसर होना चाहिए लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। और एफ एक्स क्या है, ये नीचे वाला ये, तो आपके पास इसका क्या आंसर आएगा फिर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो नीचे है 3x स्क्वायर माइनस 10, इसका लॉग प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था तो नीचे वाले का लॉग ले लेंगे, ये आंसर है इसका। अगर आप चेक करना चाहें, देखें कैसे चेक होता है कि डेरिवेटिव लेना, लॉग ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 10 का डेरिवेटिव लें, क्या आएगा। लॉग का डेरिवेटिव होता है कि लॉग का जो भी आर्गूमेंट है उसको डिवाइड करते हैं हम, और आर्गूमेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये जो 3x माइनस 10 है इसका डेरिवेटिव अब लेना पड़ेगा। तो वो क्या है 6x माइनस 0, तो 6x इसका डेरिवेटिव आ गया, नीचे 3x स्क्वायर माइनस 10। अब देख लें ये वही फंक्शन आया कि नहीं, जो यहाँ पे फंक्शन था वो ये फंक्शन है, इसका मतलब है हमारा ये जो आंसर है ये करेक्ट है, ठीक है। तो चेक भी साथ साथ करते जाएं अपने प्रॉब्लम्स को कि कैसे ये ठीक आया। एक और एग्जांपल देखें, इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 ओवर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 आ गया, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है कि फंक्शन तो आपका नीचे है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं, ठीक है। एफ एक्स यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 है, इसका डेरिवेटिव देखिए निकलता है, इसका डेरिवेटिव है 4 टू ज़र 8x माइनस 8, ठीक है ना, 8x माइनस 8 प्लस 0, यहाँ से 8 कॉमन लें तो x माइनस 1 आ जाता है। अब देखिए x माइनस 1 मौजूद है, 8 मिसिंग था, तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि 8 मिसिंग था, आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आपने मल्टीप्लाई किसी चीज़ से किया तो उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं बाहर, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि 1 ओवर एक्स इज अ कांस्टेंट, तो हम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो 1 ओवर 8 बाहर वाला तो उधर ही रहा, इधर क्या बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे आपका फंक्शन पड़ा है उसका नेचुरल लॉग आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अब ऊपर मौजूद है। पहले हम नहीं कर रहे थे, पहले मैंने लॉग ऑफ दिस थिंग नहीं लिखा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 8x माइनस 8 है, ना कि x माइनस 1, तो 8 वाज मिसिंग, तो हमने पहले बैलेंस किया और उसके बाद हमने इसका आंसर लिखा लॉग में, ठीक है जी। So this was another example of that extension of 1 over x thing, rule number 8 जिसको हमने कहा था, उसकी एक और ये एक्सटेंशन आ गई। इसको अगर चेक करना चाहें तो आप डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हैं कि यही वापस आएगा। एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा रीइंफोर्स करने के लिए इसको, ठीक है। तो ये बुक में से कोई भी आप उठा लें, पावर रूल की भी कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल की भी कर लेते हैं और नेचुरल लॉग वाले की भी कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 13 आपकी एक्सरसाइज में बडनिक 8 पेज 844 ऑफ बडनिक, ठीक है। तो ये मैं उसी बुक को फॉलो करते हुए ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 4x पावर 6 और फिर है x माइनस 1 dx। तो अब ये पावर में है, अब ये देखें ये जो है ये fx है हमारा, ठीक है, इसको fx कह दें आप। तो fx का अगर आप डेरिवेटिव देखें साइड पे कहीं तो ये आता है 4x माइनस 4, तो 4 कॉमन लें तो x माइनस 1। अब ये 4 मिसिंग है, इधर सिर्फ हम x माइनस 1 है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, 1 ओवर 4 बाहर कर दें
और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो एक 4 हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ये वाला, और एक इसको बाहर एडजस्ट भी कर लिया, ठीक है। तो अब ये 1/4 बाहर वाला पड़ा रहेगा, और अंदर क्या, जब एक फंक्शन की पावर है और फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो हम जनरल पावर रूल लगा सकते हैं, यानी कि आप इसकी पावर को एक ऐड कर दें, 7 कर दें, डिवाइडेड बाई 7 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2x² माइनस 4x पावर 7 एंड 7 4 28 प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। एक एक्सपोनेंशियल रूल का भी देख लेते हैं और एक लॉग का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में आपके पास एक प्रॉब्लम नंबर 32 गिवन है, अगेन द सेम एक्सरसाइज, x प्लस 2 एंड e टू द x² प्लस 4x, ये है आपके पास dx। तो आप देखिए x² प्लस 4x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर को हम कहते हैं f ऑफ x, याद रखें, ठीक है। तो फिर यहाँ से f प्राइम ऑफ x क्या आएगा, f प्राइम ऑफ x आएगा 2x प्लस 4। हमारे पास x प्लस 2 है, इसका मतलब है 2 यहाँ से कॉमन लें तो x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये 2 मिसिंग है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, x प्लस 2 e टू द x² प्लस 4x dx। अब जो डेरिवेटिव था उसके साथ 2 होना चाहिए, तो हम बाहर 1/2 भी कर देंगे, ठीक है। तो बाहर 1/2 अपनी जगह पे रहा, ये इसका डेरिवेटिव है आपके फंक्शन का, लिहाजा आपका जो आंसर है ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया e टू द x² प्लस 4x, और फिर हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसी तरह लॉग वाले का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेचुरल लॉग में प्रॉब्लम नंबर 14 लास्ट प्रॉब्लम है, a माइनस bx डिवाइडेड बाई 2ax माइनस bx² dx, ठीक है। अब देखें जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम देखते हैं कि क्या ये नीचे वाला, इसको अगर मैं fx कह दूं तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव है 2a माइनस 2bx, 2 कॉमन लें तो a माइनस bx, तो a माइनस bx पड़ा हुआ था, 2 नहीं था, तो 2 को एडजस्ट कर लेते हैं, ये a माइनस bx तो पड़ा हुआ था, ठीक है। a माइनस बी एक्स पड़ा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 2 चाहिए था यहाँ पे। अब देखें ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव गिवन है, तो दिस इज f प्राइम ओवर f। तो जब इस तरह का केस हो कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग आ जाता है, लिहाजा ये 2ax माइनस bx² आ गया, ठीक है, और प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने एक पावर रूल का एग्जाम्पल कर ली एक्सरसाइज में से, एक एक्सपोनेंशियल वाली और एक नेचुरल लॉगरिथम वाली। जनरल जो पावर रूल्स हैं इनके, जनरल रूल्स जो हैं इनके, ठीक है, एक्सटेंडेड रूल्स जो हैं इनको यूज़ करते हुए हमने, तो ये इसमें हमने फिर कितने एडिशनल रूल्स पढ़े, 4 और एडिशनल रूल्स पढ़े, ठीक है। आपने 4 रूल्स पिछले सेक्शन में पढ़े थे लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किए। उसके बाद अब उनके थोड़े वो काफ़ी सिंपल फंक्शंस थे, उन्हीं को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए हमने 4 रूल्स और पढ़े आज, ठीक है, जिसमें लॉग का था फंक्शन का 5 रूल्स बल्कि और पढ़ लिए हमने। एक 1/x का log ऑफ x, ex का ex। फिर पावर रूल को हमने एक्सटेंड किया कि x n की जगह fx की पावर n हो जाए तो क्या होता है, ex की जगह अगर e पावर fx हो जाए तो क्या होता है, और इसी तरह 1/x की जगह 1/fx हो जाए तो क्या होता है। फिर उनके डेरिवेटिव्स मौजूद होने चाहिए, अगर उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हैं तो हम फिर वही रूल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का पहला जो सेक्शन था वो कवर हो गया हमारा, एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन वो हमने कवर कर लिया। जो सेकंड टॉपिक था आज हमारा वो था डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो लेट्स सी के व्हाट आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड हाउ दे रिलेट टू दिस इंटीग्रेशन टॉपिक, ठीक है, क्योंकि हम तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी डेफिनेटली अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation is an equation which involves derivatives or differentials. तो किसी भी इक्वेशन में अगर आप डेरिवेटिव्स देखें dy बाई dx या सिर्फ dy dx देखें जो डिफरेंशियल्स कहलाते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें आपको इक्वेशन में मिलें तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक इक्वेशन में क्या होता था कि आपको वेरिएबल्स मिलते थे, ax प्लस by इक्वल टू c। ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x और y गिवन है, वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट्स हैं, ये अलजेब्राइकली रिलेट हुए हैं, तो इसको अलजेब्राइक इक्वेशन कह देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ax की जगह कोई डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे, a dx प्लस b dy इज इक्वल टू c। तो dx dy डिफरेंशियल्स हैं x और y के। यहाँ dy बाई dx इज इक्वल टू y, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ इक्वेशन नहीं है।
इन सेक्शन 18.1 जो इस चैप्टर का पहला सेक्शन था, ठीक है, उसमें क्या था, हमने एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ने शुरू किए थे। उस एंटी डेरिवेटिव्स में भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी हैं, लेकिन नाम नहीं लिया था हमने। वी एग्जामिन्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस विदाउट कॉलिंग देम बाय दैट नेम व्हेन गोइंग फ्रॉम अ डेरिवेटिव एफ प्राइम टू द करस्पॉन्डिंग एंटी डेरिवेटिव एफ। तो जब हमारे एफ प्राइम गिवन था तो क्या था, ये एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव गिवन था, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। यही पहली एग्जांपल थी हमारी लास्ट लेक्चर में, और उसका इंटीग्रल जब हमने एंटी डेरिवेटिव लिया तो हमने कहा एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 4x प्लस कांस्टेंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी एफ प्राइम इक्वल टू 4, क्योंकि उसमें किसी चीज का डेरिवेटिव इन्वॉल्व था, ठीक है। वी सॉल्व्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन when we found the एंटी डेरिवेटिव। जब हमने उस f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 4 को सॉल्व किया तो हमने कहा कि एफ एक्स शुड बी 4x प्लस सी। तो ये सॉल्व कर दिया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में डेरिवेटिव होते हैं, अगर आप डेरिवेटिव्स खत्म कर दें किसी तरह और एक ऐसा रिलेशनशिप ले आए जिसमें डेरिवेटिव ना हो, ठीक है, तो वो सोल्यूशन कहलाता है आपका, ठीक है। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी का मतलब कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि उसके डेरिवेटिव्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स बनते हैं, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं आते। द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जांपल वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x है, तो देखिए डेरिवेटिव गिवन है dy बाई dx इज इक्वल टू 5x माइनस 2। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? राइट साइड पे तो कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव आ रहा है, लिहाजा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्लासिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये क्लासिफिकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर आल्सो क्लासिफाइड बाय देयर ऑर्डर व्हिच इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। आपकी इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है ना, उसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। लिहाजा इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? देखिए ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। सो द इक्वेशन अबव इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर फर्स्ट है क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आ रहा था वो फर्स्ट ऑर्डर का था, और ये है भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ये देखें ना, ये जो डेरिवेटिव है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x। तो अगर सिर्फ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहे हो आपके इक्वेशन में तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, या ODE भी कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये फर्स्ट ऑर्डर की भी है, ठीक है। उसके बाद डिग्री क्या होती है? अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इज बाय देयर डिग्री। द डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है ना उसकी पावर देखें क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन अबव इज अ फर्स्ट डिग्री। अगर आप यहां जाएं तो देखें ये इक्वेशन है, ये हाईएस्ट डिग्री है, इसकी पावर क्या है? पावर इस तरह होती है, dy बाई dx है ना, तो इसकी पावर क्या है? तो पावर 1 ही है ना, इधर इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसलिए डिग्री भी 1 है। ये जो है ये डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की डिग्री भी 1 हो गई। लेकिन ये जो इक्वेशन है, अगर एक और इक्वेशन ये कंसीडर की जाए तो ये ODE तो है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? 2। लिहाजा इसका ऑर्डर 1 है, इस डिग्री का, इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, लेकिन डिग्री इसकी 2 है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है d2y बाई dx स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि dy बाई dx स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, याद रखें। ये स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जबकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, याद रखिएगा। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये तो सेकंड डेरिवेटिव है, नहीं, सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है, लिहाजा ये डिग्री देगी आपको,
ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्लासीफाई तो हमने कर लिया, अब सॉल्यूशंस क्या हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अ सॉल्यूशन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन नॉट कंटेनिंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स विच सेटिस्फाइज द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो एक फंक्शन है जिसमें डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स नहीं होते और वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, जैसे देखें अलजेब्राइक इक्वेशन थी, अगर आपके पास एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, ठीक है, फर्ज करें 4x - 2 = 0, अलजेब्राइक इक्वेशन है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऐसा है कि वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो अगर x को मैं 1/2 कह दूं तो इधर रिप्लेस करें ना x को 1/2, तो 4 × 1/2 is 2, 2 - 2 is 0। तो एक ऐसी वैल्यू है x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यही होता है ना सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = कोई भी जो हमने पहले लिखी थी, क्या थी, 5x - 2, अगर यही मैं लिखूं तो सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन एक y = सम फंक्शन होगा। ये फंक्शन है जो हमने निकालना है जिसमें डेरिवेटिव्स ना हो और ये सेटिस्फाई भी करे अपनी इक्वेशन को। तो फर्ज करें मैं ये आपको लिख के दूं कि 5x² / 2 y, अगर मैं 5x² / 2 और -2x प्लस कांस्टेंट रखूं तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डेरिवेटिव्स नहीं है। नजर आ रहे हैं कहीं पे डेरिवेटिव्स नहीं है ना, और इसका ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। सेटिस्फाई का क्या मतलब है कि अगर इधर से आप डेरिवेटिव लें इसका dy/dx तो ये क्या आता है, 2x/2 is x, तो ये 5x आ जाएगा और यहां से -2 आ जाएगा। तो देखें ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन आई कि नहीं। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा ये सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये सोल्यूशन कहलाता है आपका इक्वेशन का। So solutions of differential equation can be classified into general solutions and particular solutions। दो किस्म के solutions होते हैं, ठीक है, एक general solution कहलाता है और एक particular solution कहलाता है। A general solution is one which contains arbitrary constants of integration. A particular solution is one which obtained from general solution। यानी इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं आएगा। अब ये देखें, ये जो हमने अभी एग्जांपल की, ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है, ठीक है, इसमें देखें ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जनरल सोल्यूशन है आपका, ये जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर नहीं। अब अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं जी कि ये सोल्यूशन फलां पॉइंट से पास करना चाहिए, तो मैं इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू निकाल लूंगा। तो जनरल सोल्यूशन को यूज करते हुए अगर हम एक सी की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल दें तो हमारा सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, जनरल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं हम जो सोल्यूशन, उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहा जाता है। For particular solution, specific values are assigned to the constants of integration। जो constant of integration हमारा आता है उसको हम specific value assign कर देते हैं based on conditions जो हमें given होती हैं। हमें जो condition given होती है उसको use करते हुए जब हम इसको values assign कर दें तो फिर हमारे पास particular solutions निकाल आते हैं, यानी कि constants की values निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज dy/dx = 3x² - 2x + 5। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट अगर, क्योंकि देखें अगर मैं dy/dx डेरिवेटिव है तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो y आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, कि डेरिवेटिव का इंटीग्रल y आता है, एंटी डेरिवेटिव जो ले लिया, और राइट साइड पे ये इंटीग्रल बन गया 3x² - 2x + 5 dx। इसका मतलब है कि y जो है फिर राइट साइड का डेरिवेटिव आएगा। अब इंटीग्रल क्या है, 3 अपनी जगह पे x³ / 3 आ गया, तो देखें 3 अपनी जगह पे था x³ / 3 -2 अपनी जगह पे है x² / 2 + 5x + c। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई किया, ये 3 से कट गया, 2 से कट गया, तो x ये आपके पास आ गया y = x³ - x² + 5x + c। अब इस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा ये सोल्यूशन बन गया, इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये गिवन ODE का
जनरल सोल्यूशन बन गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें से अगर हमें कंडीशन दे दी जाए तो हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। गिवन द इनिशियल कंडीशन दैट f0 इज इक्वल टू 15, डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हमें एक कंडीशन दी जाए ना, हम उसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। अगर दो कंडीशन दी जाए तो हम उसको बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। वो इसलिए कि देखें हम x के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये x है, तो हमने कहा जी 0 पे x की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है कि शुरू में इनिशियली जब x शुरू हो रहा था 0 से तो उसकी वैल्यू ये थी, तो 0 पे जो y की वैल्यू है बेसिकली फंक्शन की वैल्यू जो है वो 15 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये f ऑफ 0 इज इक्वल टू 15 का मतलब है कि जब x 0 है तो y 15 है, तो इसको इनिशियल कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, अगर हमें दो कंडीशन दे दी जाए ना कि x 0 पे ये है और x 10 पे ये है, तो हम बाउंड्रीज पे देख रहे हैं 0 और 10 पे, तो उनको बाउंड्री कंडीशन क्या देते हैं। ठीक है, जब एक कांस्टेंट है आपके सॉल्यूशन में तो हमें एक ही कंडीशन चाहिए, तो इनिशियल कंडीशन काफ़ी है। द पर्टिकुलर सोल्यूशन इज डिराइव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज। अब अगर ये देखें y है ना, तो y को 15 रख दूं मैं, ठीक है, ये 15 जो है ये y बन जाएगा और x आपका 0 है, ये x इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दूं, यहाँ पे भी, ठीक है, x इक्वल टू 0 रख दूं और y की जगह 15, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो c कैन बी फाउंड। तो आप देखिए y 15 था, x0 प्लस c, तो ये c 15 आ गया। लिहाजा हमारा जनरल सोल्यूशन जो ये था इसमें c 15 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो देखिए ये हमने c की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास fx आ गया, या आप इसको y भी कह सकते हैं, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15, तो ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि fx कह दें या y कह दें। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव लें ना तो ये सेटिस्फाई करेगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को, और अगर आप x को 0 रखें तो y 15 भी आएगा। यहाँ पे x को 0 रख दें तो y 15 आ रहा है, लिहाजा इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और अगर y का डेरिवेटिव लें तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विच इज दिस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो ये सोल्यूशन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो देखिए ये वही काम है जो हमने 18.1 में किया था कि आपको डेरिवेटिव गिवन था, हमने उसको इंटीग्रेट करके उसका एंटी डेरिवेटिव निकाला। एंटी डेरिवेटिव में आपका जो डेरिवेटिव्स थे वो खत्म हो गए, y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x बन गया, अलजेब्राइक इक्वेशन बन गई आपकी, लिहाजा ये इसको हमने सोल्यूशन कह दिया। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालने का मतलब ही ये है कि ऐसा फंक्शन आप निकाल लें जहां पे डेरिवेटिव्स आपके गायब हो जाए, खत्म हो जाए, डेरिवेटिव्स के बगैर इक्वेशन आ जाए, लेकिन वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्योंकि हम डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन को ही तो इंटीग्रेट करके निकाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन एज अ चेक एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हैं बाय टेकिंग द डेरिवेटिव कि वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दे भी रहा है कि नहीं, और इनिशियल कंडीशन को भी चेक कर लें। अगर दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन ठीक निकला है, करेक्ट निकला है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं। गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड प्राइम दिया हुआ है, देखिए एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, या इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड द बाउंड्री कंडीशंस। अब देखिए दो डेरिवेटिव दिए हैं ना, तो दो कंडीशंस दे दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये बाउंड्री कंडीशन क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे दे दी, एक 0 पे वैल्यू दे दी, एक एंड पे वैल्यू दे दी। इसका मतलब है बाउंड्री कंडीशंस हैं, एक x इज इक्वल टू 0 पे आ गया, एक x इज इक्वल टू 2 पे आ गया। तो x 0 पे आपको y की वैल्यू दे दी थी उसने 10, लेकिन यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू दी है उसने 4। ठीक है, तो ये क्योंकि दो कंडीशंस क्यों दी हैं, देखें क्योंकि ये दो डेरिवेटिव्स थे। जब आप एक दफा इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपके पास dy बाई dx या f प्राइम आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहले ये कंडीशन यूज करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर अभी भी एक डेरिवेटिव मौजूद है तो ये हमारा सोल्यूशन तो ना हुआ। अब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, एक और कांस्टेंट आएगा, आप इस दूसरी वैल्यू को यूज करके दूसरा कांस्टेंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्व करते हैं। देखें इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पहले हमें एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव आपको गिवन है विच इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आप दोनों ना भी लिखें, इन दोनों में से कोई एक चीज भी लिख लें तो ठीक है। x माइनस 5 है, माइनस 5। तो आप इंटीग्रेट करें, पहले इंटीग्रेशन यील्ड्स, अगर आप इंटीग्रेट करें तो यील्ड करेगी, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा ना, एक डेरिवेटिव पीछे जाना है आपने, तो जो सेकंड डेरिवेटिव था वो dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगा। अब राइट साइड पे इंटीग्रल लें तो x का राइट साइड पे क्या आएगा,
x माइनस 5 dx। अब राइट साइड पे क्या है, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 है, माइनस 5 का 5x है और प्लस कांस्टेंट, इसको c1 कह दें, ठीक है, c1 कह दें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वो यूज करें, यूज दिस कंडीशन कि f प्राइम एट 2 वाज 4, यही था या f प्राइम ऑफ 2 वाज 4, इसको यूज कर लें। f प्राइम ऑफ 2 4 है, तो f प्राइम ऑफ 2 यहां से क्या निकलेगा, ये है ना हमारे पास f प्राइम ऑफ 2, तो ये है 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 टाइम्स 2 प्लस c1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां से ये 4 बाई 2 इज 2, तो c1 क्या आया, ये 4 है, ये 4 बाई 2 इज 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 10, तो ये आ गया 14 माइनस 2 इज 12, तो ये c1 12 आ गया, c1 12 आ गया, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पे। सो देयरफॉर जो आपके पास f प्राइम आया था, अभी सोल्यूशन नहीं, f प्राइम था dy बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू आई थी x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस c1, और c1 की वैल्यू हमने 12 निकाल दी। तो देखिए अब ये फिर कांस्टेंट से पाक हो गया, कांस्टेंट गायब हो गए, हमें अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो y निकालना है, fx निकालना है, f प्राइम तो नहीं निकालना, डेरिवेटिव खत्म होने चाहिए। अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x यील्ड्स, अब दोबारा से अगर हम इंटीग्रेट कर दें रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा fx इक्वल टू y आ जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स पे खत्म हो गया, और राइट साइड पे जो था उसकी इंटीग्रेशन, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन, तो क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन, x क्यूब बाई 3, तो 2 ऑलरेडी मौजूद था तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5 है तो x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और प्लस 12 है तो उसके साथ x आ गया। अब एक और कांस्टेंट आएगा जिसको मैं c2 कह देता हूँ, c1 हम पहले कह चुके हैं, ठीक है, c2 इसकी वैल्यू 12 से डिफरेंट हो सकती है। ये क्या है, ये है x क्यूब बाई 6 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x प्लस c2। अब ये आपके पास fx है विच इज़ y, ठीक है, ये आपके पास fx है। अब हमारे पास एक और जो कंडीशन है वो गिवन है, एक और कंडीशन है कि यूज f0 इज इक्वल टू 2, आई गेस यही था, पीछे जाके देख लेते हैं, ये देखें 10, f0 इज इक्वल टू 10 थी आपकी कंडीशन, तो f0 इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये यूज करें तो f0 अब यहां से आएगा, ये आपका fx है, तो f0 0 बाई 6 माइनस 5 बाई 2 प्लस 12x प्लस 12x, तो 12 टाइम 0 प्लस c2, ये है f ऑफ 0 इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ 0 ही हो गया, तो इसका मतलब है कि c2 इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। अब ये रिप्लेस कर दें अपने फंक्शन में, देयरफॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन ODE subject to the given conditions is क्या है, वो जो हमने अभी निकाला था y इज इक्वल टू fx, जो हमने निकाला था, जो कि था x क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 12x प्लस c2, और c2 की वैल्यू 10 आई हमारे पास, ये जो 10 थी, ठीक है। तो ये आप देखिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, तो कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, और आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट्स थे c1 और c2 उनकी वैल्यूज भी हमने निकाल दी 12 और 10, ठीक है। तो जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स खत्म हो जाए, पर्टिकुलर कांस्टेंट्स आ जाए कंडीशंस यूज करने के बाद, उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप रिकॉल करें तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शंस वर डिस्कस्ड in chapter 7 and chapter 15. Exponential growth functions have the general form of this type कि v अगर कोई फंक्शन है और वो v नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ये उसकी 0 पे उसकी वैल्यू v नॉट है, और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इस तरह, तो फिर वो जो फंक्शन v है आपका, ये जो फंक्शन v है विद रिस्पेक्ट टू t, उसकी ये शेप होगी कि इनिशियल वैल्यू जो थी v नॉट से वो शुरू हो गया, और उस e की पावर k t है, जहाँ पे k आपका कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है,
k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इसीलिए तो t की वैल्यू इंक्रीज होने से आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ऊपर। जब t 0 था तो वो v नॉट पे था, जब t 0 था तो वो v नॉट पे, तो वेयर v नॉट इक्वल्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियली जो उसकी वैल्यू थी, एंड k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये v नॉट से शुरू होके एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जाता है फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है आपका। इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन एग्जांपल 56 ऑफ चैप्टर 15, ये हमने पढ़ा है यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, दैट दीज फंक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड। अब ये पेज 715 है, ये बडनिक की बुक है, आपकी अपनी बुक का, मैंने ही आपको चैप्टर 15 पढ़ाया था, ठीक है, उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था, ठीक है, कि दीज फंक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ k। ये जो k ग्रोथ है ये परसेंटेज रेट है और वो कांस्टेंट होता है, यानी अगर आप अपने परसेंटेज रेट क्या होता है कि अगर आप डेरिवेटिव को अपने ही फंक्शन से डिवाइड कर दें तो वो कांस्टेंट आता है, यानी कि v प्राइम ऑफ t को अगर v से ही डिवाइड कर दें तो ये कांस्टेंट आएगा आपका। और ये कैसे आता है, ये हमने उस वक्त क्या दिया था कि ये डेफिनेशन है आपके कांस्टेंट की। अब हम देखते हैं ये कैसे आता है। देखें dv बाई dt लेना, ये जो आपका पास फंक्शन था इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो v नॉट अपनी जगह पे है और e टू द पावर kt का डेरिवेटिव e टू द पावर kt होता है और फिर kt का डेरिवेटिव k भी आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये k शुरू में आ गया। अब देखें ये जो v नॉट है ये हमारा v तो था, ये हमारा v नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन ही तो था, तो ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया। तो यहाँ से देखें अगर मैं v को डिवाइड कर दूँ तो ये जो dv बाई dt था और v को मैं डिवाइड कर दूँ तो k इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है, ठीक है, लिहाजा आपका ये जो सोल्यूशन था, सो देयरफॉर ये जो v इज इक्वल टू v नॉट e टू द पावर kt था, ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dv बाई dt is equal to kv subject to the initial condition, subject to the initial condition, और वो इनिशियल कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन कि आपका v 0 पे v नॉट है, ठीक है, ये आ गया। तो लिहाजा अब देखें ये सोल्यूशन जो है अगर मैं t की जगह 0 रखूं तो v नॉट आ जाता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो dv बाई dt kv आता जो अभी हमने प्रूफ किया है। लिहाजा ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल हमने पढ़ा था ये सोल्यूशन है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पीशीज ग्रोथ है, ये इसी की एग्जाम्पल है जो अभी हमने पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये एग्जाम्पल है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ रेयर स्पीशीज ऑफ फिश इज बिलीव्ड टू बी ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। अब देखें उसने खुद ही क्या दिया कि कहीं पे फिश की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। व्हेन फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड द पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड एट 50,000। इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन है कि जब हमने ऑब्जर्व किया तो इसकी 50,000 पॉपुलेशन थी, इसका मतलब है ये इनिशियल पॉपुलेशन है। टाइम तो उस वक्त स्टार्ट हुआ ना जब हमने ऑब्जर्व किया उसको, तो t इज इक्वल टू 0 पे 50,000 उसकी पॉपुलेशन है, तो ये v नॉट आ गई वैल्यू। 5 years लेटर द पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू इक्वल 75,000। अब 5 साल बाद जब t इज इक्वल टू 5 हुआ तो आपकी पॉपुलेशन v जो है वो 75,000 हो गई। इफ p इक्वल्स द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज ऑफ फिश, तो p पॉपुलेशन क्या दिया, तो v की जगह p कह रहे हैं हम। t जो है वो मेजर्ड इन ईयर्स है, ठीक है। द पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स एट द रेट डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने कहा भी था कि dp बाई dt इज इक्वल टू kp, यही डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना। अगर कोई भी चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और फिर हमें p का भी पता है कि p जो है वो इनिशियल वैल्यू होती है p नॉट और e टू द पावर kt होती है, ठीक है। तो ये हमने p की वैल्यू भी यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो p इज इक्वल टू p kt आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है हमें सोल्यूशन तो पता है कि p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर kt है, लेकिन यहाँ पे p नॉट एंड k आर टू बी डिटरमिन्ड, ठीक है। ये हमने डिटरमिन करने हैं कि आखिर ये p और k है क्या। तो ये हमें दो कंडीशंस गिवन थी ना, एक इनिशियल पॉपुलेशन भी गिवन थी और एक 5 साल बाद की पॉपुलेशन भी गिवन थी, तो इनको यूज करते हुए हम इनको निकाल लेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी हमारी, p एट t इज इक्वल टू 0 वाज 50,000, यही है ना,
कि उसने कहा जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू की थी तो पॉपुलेशन 50,000 थी, इसका मतलब है व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 0 यहाँ से निकाले ना, ये है p नॉट e टू द k टाइम्स 0 इज इक्वल टू 50,000 और e टू द पावर 0 इज 1, तो इधर से ये p नॉट आ जाएगा। तो p नॉट आपके पास 50,000 आ गया, ठीक है, p नॉट 50,000 आ गया। इसके बाद जो k निकालना है हमने वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास p क्या बना, इधर p नॉट की वैल्यू रख दें। देयरफॉर p इज इक्वल टू p नॉट, बट p नॉट इज 50,000 e टू द kt, ये आ गया। ऑल्सो हमें उसने कहा था कि 5 साल बाद, यानी कि जब टाइम 5 साल बाद आया तो पॉपुलेशन 75,000 हो गई थी। तो व्हेन t इज इक्वल टू 5 आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स। तो आप देखें p5 क्या है, 50,000 e टू द k टाइम्स 5, ये आपके पास आया 75,000। अब हमने k निकालना है, तो k निकालने के लिए सबसे पहले तो ये 50,000 डिवाइड कर दें दूसरी तरफ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास e टू द 5k बचा लेफ्ट साइड पे और राइट पे आया 3/2, यही है ना, देखिए ना, 25 3 are 25 2 और ये 0 कैंसिल हो गए। तो e टू द 5k इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो अब देखिए अब एक्सपोनेंशियल को कैसे ख़त्म किया जाता है, याद करें ना आप उस लॉग की रिलेशनशिप को। अगर e टू द पावर x इक्वल हो y को, तो x जो है वो इक्वल हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ y, कि ये जो है ना e, ये उधर जाके लॉग बन जाता है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए अगर हम इसको लिखें तो 5k किसके इक्वल आ जाएगा, e उधर जाके नेचुरल लॉग बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3/2, ठीक है जी, लॉग ऑफ 1.5। तो ये इसकी वैल्यू जो लॉग ऑफ 3/2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो 0.4055, ये आपकी वैल्यू आ गई। और अब k क्या आएगा, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। इसको 5 पे डिवाइड कर दें दोनों साइडों को, ये कैंसिल हो गया। तो k जो है वो 0.44 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.0811 आ गया, ठीक है जी, 0811 आपके पास क्या आ गया। हेंस आपके पास जो पॉपुलेशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे p जो कि t के साथ चेंज हो रही है वो p नॉट है, p नॉट इज 50,000 और e टू द kt और k आ गया 0.0811 टाइम्स t, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीटली डिटरमिन हो गया। अब इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है ये, इसमें p नॉट और k कांस्टेंट्स आर्बिट्ररी नहीं है, इनकी वैल्यूज आ गई। अब अगर आप कुछ भी मेरे से क्वेश्चन कर लें कि अब जी 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी बताएं, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 10 साल का मतलब क्या है कि t की जगह 10 रखेंगे तो पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स दे देगा वो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये हो कि नाउ अगर मैं कोई कुछ भी वैल्यू रख लेता हूँ, p ऑफ 10 रख लें आप, ठीक है, तो ये आएगा 50,000 e टू द t की जगह आपने 10 रख लिया तो 0.811 आ गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करें जो भी आपके पास आता है, ठीक है, दिस गिव्स यू द पॉपुलेशन ऑफ फिश आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो कुछ भी अब आप t रखें क्योंकि ये पॉपुलेशन है आफ्टर t ईयर्स, अगर t की जगह 8 रख दें, इधर 8 रख के इसको मल्टीप्लाई करें और फिर निकाल लें वैल्यू इसकी, तो वो पॉपुलेशन आफ्टर 8 ईयर्स आ जाएगी। तो आप किसी भी साल की पॉपुलेशन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आज से 20 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, 50 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो आप इस मॉडल को सामने रखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, तो आप एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल भी स्टडी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके। तो एक्सपोनेंशियल डिके जो होता है उसमें फ़र्क क्या है कि उसमें ये वही मॉडल है v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द के प्लस की जगह के माइनस हो जाता है माइनस के टी, ठीक है, वेयर के इज स्टिल अ पॉजिटिव कांस्टेंट, के इज अभी भी ये पॉजिटिव कांस्टेंट है क्योंकि हमने बाहर माइनस लगा दिया ना इसके साथ। तो अगर के नेगेटिव हुआ तो ये ग्रोथ बन जाएगी दोबारा, के इज अ नेगेटिव कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो रहा है आपके साथ कि आपने v नॉट से शुरू किया जब t 0 था, तो ये एक्सपोनेंशियली डिके हुआ तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा और आस्ता आस्ता ये 0 हो जाएगा इस तरह। तो ये अब नीचे जा रहा है एक्सपोनेंशियली डिके,
ये है v इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द माइनस के टी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली शुरू में इसकी डिके फास्ट होता है, ये देखें शुरू में डिके फास्ट होता है और आखिर में आस्ता 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 जीरो की तरफ चला जाता है। जबकि ग्रोथ में शुरू में ग्रोथ कम होती है लेकिन आस्ता आस्ता बहुत तेज ग्रोथ हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह ये टी है और ये वी है, तो ये चीज़ है एक्सपोनेंशियल डिके। तो इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेटिस्फाई करता है ये डी वी बाई डी टी, ये आ जाता है माइनस के टाइम्स वी, प्लस के की जगह माइनस के भी आ जाता है। ये वो ODE है फॉर एक्सपोनेंशियल डिके। तो प्लस की जगह माइनस आ गया, वही चीज़। लेकिन इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में उसने कहा हो कि व्हाट इज द, जिस तरह में एग्जाम्पल में उसने कहा था कि ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, फिश इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, हमने यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया था प्लस के। इसी क्वेश्चन को अगर वो मुझे ये कह दे कि पॉपुलेशन ऑफ फिश किसी डिजीज की वजह से डिके करनी शुरू कर दी है और डिके भी वो एक्सपोनेंशियली कर रहा है, तो मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा, इसी जगह पे यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे अगर फिश जो है एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है। बाकी सारा प्रोसेस वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिके में सिर्फ के की जगह माइनस के लगा दिया जाता है और वही सारे का सारा प्रोसेस फॉलो कर दिया जाता है। तो एक्सपोनेंशियल डिके की एक एग्जांपल देखते हैं। लेट से वी जो है आपके पास, ये अमाउंट ऑफ ड्रग है इन अ पर्सनस बॉडी। आपने एक ड्रग ली कोई भी, ठीक है ना, जो मेडिसिन कह सकते हैं, जो भी है आपके पास, तो उसकी जो अमाउंट है इस वक्त आपके बॉडी में, जो ब्लड स्ट्रीम में, जो ज़ाहिर आप कोई भी मेडिसिन ड्रग लेते हैं तो वो ब्लड में शामिल हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम वो ख़त्म होती जाती है ना। ठीक है, कि आपने जो ब्लड स्ट्रीम में आपके पास अमाउंट चली गई है मेडिसिन की, तो वो ओवर टाइम डिमिनिश होती जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है वो डिके हो रही है। तो अब अगर हमें कोई ये बता दे जी कि वो डिके होती है और एक्सपोनेंशियली, कि शुरू में बहुत तेज़ी से वो डिके होती है, बहुत तेज़ी से, लेकिन आस्ता आस्ता उसकी ख़त्म होने के लिए उसको बड़ा आराम से जाके जीरो, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके होता है। तो अगर वी इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन पर्सन बॉडी और उसकी इनिशियल भी दे दी जाए कि लेट्स से जो डोजेज थी उसकी इनिशियल वो 100 थी, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू 100 mg एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब टाइम 0 था तो इनिशियल जो डोजेज है, बेसिकली जो डोजेज है ना ड्रग की, बेसिकली द डोजेज ऑफ ड्रग, कि ड्रग डोजेज जो थी वो थी 100 मिलीलीटर की। जब टाइम स्टार्ट हुआ तो जितनी भी अमाउंट ली वो शामिल हो गई, और उसने अस्यूम कर रहा है कि वो जो ब्लड स्ट्रीम में जो डिमिनिश हो रही है आपकी ड्रग ओवर टाइम, दैट फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल। ठीक है, तो जब वो एक्सपोनेंशियली डिके मॉडल है तो फॉलो करेगी। अब v एक और चीज़ भी दी हुई है कि आफ्टर 6 आवर्स जो आपके ब्लड में है वो 40 मिलीग्राम रह गया। अब आपका उस ड्रग की 40 मिलीग्राम है व्हेन t इज इक्वल टू 6, यानी कि आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 6 आवर्स जो आपके ब्लड में अमाउंट रह गई उस ड्रग की वो सिर्फ 40 mg रह गई थी। ठीक है, अब वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिके मॉडल को। तो एक्सपोनेंशियल जो डिके मॉडल है, तो एक्सपोनेंशियल डिके है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपका जो डी वी बाई डी टी था वो माइनस के वी आया, तो इसका मतलब ये भी हो गया, तो आपके जो v आया वो v नॉट ई टू द माइनस के टी था। इसको इंटीग्रेट भी करके आप देख लें, यही चीज़ बनेगी। बहरहाल अभी हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, v नॉट ई टू द माइनस के टी। अब क्वेश्चन यही है कि यूज v एट 0 इज 100 एंड v एट 6 इज 40। अब ये बाउंड्री कंडीशंस दे दी है, यूज दीज कंडीशंस टू डिटरमिन v नॉट एंड k। बेसिकली ये क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है, क्वेश्चन ये बन गया आपका। ठीक है, तो इसको आंसर करने के लिए हम बड़े मज़े से इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं। अब v 0 इज इक्वल टू 100 है, तो इसका मतलब ये है ना कि v 0 क्या था,
v नॉट e टू द माइनस के ज़ीरो, तो e टू द ज़ीरो तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 100 है, तो यहाँ से आपके पास v नॉट 100 आ गया। सो देयरफॉर आपके पास जो v ऑफ t है, किसी भी टाइम पे जो अमाउंट ऑफ ड्रग है, अमाउंट ऑफ ड्रग है मिलीग्राम्स में, वो आ गई 100 e टू द माइनस के t। अब k निकालने के लिए हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, आल्सो v आफ्टर 6 आवर्स was 40 मिलीग्राम। इसका मतलब है कि 100 टाइम्स e टू द माइनस 6 आवर्स माइनस 6 k जो है वो 40 है। तो आप इस 100 को आप इधर डिवाइड कर दें तो आपके पास 2/5 आएगा, ठीक है, 2/5 आ गया। अब एक्सपोनेंशियल जब उधर जाएगा तो माइनस 6k जो है वो log ऑफ 2/5 बन जाएगा, log ऑफ 2/5, तो k जो है वो आ जाएगा -1/6, क्योंकि 6 को भी डिवाइड कर दें, और नेचुरल log ऑफ 2/5। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आई है वो है 0.1527। तो देख लें k पॉजिटिव ही आया 0.1527। ये log की जो वैल्यू है ना 2/5, ये नेगेटिव आएगी, तो इसको जब -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ गया। सो देयरफॉर v ऑफ t जो आया वो क्या आ गया, v नॉट विच इज़ 100 e टू द के टी, तो ये -0.1527 t आ गया। तो ये आपके पास आ गई अमाउंट ऑफ दैट ड्रग एट एनी टाइम t, ये किसी भी टाइम t पे ये आ गया, ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसमें अब आप t की कोई मुख्तलिफ वैल्यूज रखते जाएं तो अमाउंट ऑफ ड्रग आ जाएगी, और जो टाइम गुजरता जा रहा है ये अमाउंट कम होती जा रही है। देखिए माइनस है ना, तो ये नीचे की तरफ जाता जाएगा, जो टी बढ़ता जाएगा ये अमाउंट, और एट देन आफ्टर सम टाइम ऑफ कोर्स ज़ीरो हो जाएगी इसकी अमाउंट, जब असर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन के दो बड़े मेन मॉडल हैं, ये पॉपुलेशन मॉडल कहलाते हैं ये, क्योंकि ये किसी चीज़ की पॉपुलेशन को भी बताते हैं और अमाउंट ऑफ किसी चीज़ की किसी अमाउंट है, जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा कि ड्रग अमाउंट आपको बता रहे हैं ये बॉडी में, और वो भी इसी तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो एक हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल देख लिया, एक एक्सपोनेंशियल डिके का मॉडल देख लिया, ठीक है। तो इसके साथ ही ये सेक्शन ख़त्म होता है और आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है, जिसमें हमने कुछ इंटीग्रेशन की एडिशनल रूल्स पढ़े, उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जांपल्स की, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कैसे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से चीज़ों को मॉडल कैसे किया जाता है और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो हम पहले भी देख रहे थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही थी, लेकिन अब हमने एक्सटेंसिवली इसको देख लिया, ठीक है। तो आज हमने जो स्टडी किया है उसमें आज हमने कवर किए सेक्शन 18.3 एंड 18.5 अबाउट एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, और उसकी हमने एग्जाम्पल्स भी देखी, एंड देन अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, और आज हमने 2-3 मॉडल्स भी देखे डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनके सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जब हम सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं और उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम कोई कंडीशन इंपोज करके उन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। फिर हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके मॉडल्स में भी देखा कि किस तरह से एक जनरल सॉल्यूशन में से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रेशन को ही जारी रखेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस की कुछ एप्लीकेशंस और भी देखेंगे कि इनकी क्या और एप्लीकेशंस हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रल कैलकुलस की एप्लीकेशन के साथ मैं हाजिर हूँगा आपके लिए, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स समझ आए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये टॉपिक्स और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।